हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने एसएचएम करते हुए दो पार्टिकलों के लिए क्वेश्चन किए थे कि वो कब मिलेंगे। आज हम उसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अब उस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, ये प्लस ए और ये माइनस ए, फिर ये इसकी मेन पोजीशन है। आपको क्या गिवन है कि दो पार्टिकल है, जैसे एक पार्टिकल आपका ये ए है, कोई मान लीजिए ये पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, ठीक है, पार्टिकल 1 है t इक्वल टू 0 पर, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है √3/2a मान लीजिए, और सेकंड पार्टिकल यहीं पर है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, और इसकी t इक्वल टू 0 पर, ठीक, यह वो सेकेंड पार्टिकल, और दोनों सेम ओमेगा से और सेम एम्पलीट्यूड से एसएचएम करते हैं, ठीक है। यह वो क्वेश्चन में गिवन है बेटा। अब आपसे यहां पर ये नहीं पूछा गया कि ये दोनों पार्टिकल फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, ऐसे तो हमने पिछली बार कर लिया। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि इन दोनों पार्टिकलों के मध्य फर्स्ट टाइम अधिकतम दूरी कितनी होगी, ऐसे में, ठीक है। ये दो पार्टिकल पहली बार मतलब अधिकतम कितनी दूरी पर आएंगे, फर्स्ट टाइम कितने समय बाद फर्स्ट टाइम ये अधिकतम दूरी पर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम both particle will be at maximum distance first time, आफ्टर व्हाट टाइम कर सकते हो, कितने समय बाद, आफ्टर व्हाट टाइम बोथ पार्टिकल विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, दोनों पार्टिकल मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर होंगे पहली बार। तो बेटा अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा इस पर ना एनालिसिस करते हैं, ध्यान से करते बेटा। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा और ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे समझा देता हूं, ये पार्टिकल इधर जा रहा है और ये पार्टिकल आपका इधर जा रहा है। देखो अब ये पार्टिकल आगे आगे चलता रहेगा, किसी टाइम ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा और ये पार्टिकल मान लीजिए चलते हुए यहाँ पर पहुंच गया, ये पार्टिकल चलते हुए यहाँ पर पहुंच गया। अब जैसे ये पार्टिकल, क्या ये वाले डिस्टेंस इनके बीच में मैक्सिमम होगी, क्या ये वाले डिस्टेंस इनके बीच में मैक्सिमम होगी, यहाँ पर जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तो, और ये कुछ यहाँ पर पहुंच जाएगा तो क्या मैक्सिमम डिस्टेंस होगी बेटा। अब हम श्योर नहीं कह सकते मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसकी वेलोसिटी, ठीक है, इधर वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे वेलोसिटी 0। अब इसकी कुछ वेलोसिटी, इसकी यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है इसके पास, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0। तो अब ये क्या हुआ, इसके पास कुछ बड़ी वेलोसिटी होगी, इसके पास कुछ कम वेलोसिटी होगी। इसके बाद क्या हुआ, ये आगे क्यों चलता रहेगा और ये पीछे क्यों रहेगा, बट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अभी इससे
ज्यादा होगी, तो अगर इसकी वेलोसिटी से ज्यादा आती है क्या करेगी, ये ज्यादा दूर चलेगा और ये कम दूर चलेगा, तो इनके बीच में क्या होगी, सेपरेशन बढ़ती हुई जाएगी। तो अब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इनके बीच में कब तक दूरी बढ़ती रहेगी, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए। जैसे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उस समय मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, उसके बाद क्या होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो इसके बीच दूरी क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान हो, तो मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में समझाया था। मैंने आपसे कहा था, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक स्प्रिंग है, इससे मान लीजिए 2 ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है, mm द्रव्यमान के ब्लॉक बने हुए मान लीजिए, और मैंने आपसे कहा था कि अगर, ठीक है, तो अगर इस ब्लॉक को मैं v1 वेलोसिटी देता हूं, इस ब्लॉक को मैं v2 वेलोसिटी देता हूं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। तो बताओ कि इनके बीच में इस स्प्रिंग में मैक्सिमम जो विस्तार हो सकता है, इसकी मैक्सिमम इसकी लेंथ में कितना विस्तार हो सकता है, ठीक है, या इन 2 ब्लॉकों के बीच में अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना होगा। तो बेटा आपको ध्यान में मैंने आपको बताया कि जब इन दोनों के, जब 2 स्प्रिंग ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम एक्सटेंशन हो या मैक्सिमम, ठीक है, कंप्रेशन हो, अधिकतम विस्तार है, अधिकतम संपीड़न हो, तो उस स्थिति, वो कोई स्थिति कब होती है, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो, सेम। तो ऐसा ही सेम केस यहां पर कि इन दोनों ब्लॉकों के बीच में, ठीक है, जो आपके ये 2 पार्टिकल है, इन 2 पार्टिकलों के बीच में क्या होगी, ये 2 पार्टिकल अधिकतम दूरी पर कब होंगे, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो, सेम। जब दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी तभी अधिकतम दूरी पर, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर बेटा, दोबारा ध्यान से देखो, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कुछ कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि मीन पोजीशन वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये इधर, अब इधर इसके इधर जाने पर क्या होती है, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। इससे 0 वेलोसिटी एक बार करी, बट इसकी अब यहाँ पे 0 नहीं है, कुछ वेलोसिटी अभी रहेगी इसके पास। जब इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी, इसके पास वेलोसिटी 0, तो अब ये मैक्सिमम सेपरेशन नहीं है। अब इसके पास वेलोसिटी बड़ी है, इसके पास वेलोसिटी 0 है, इसके बाद ये इसकी वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब तक इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इससे ज्यादा रहेगी, तब तक इन दोनों के बीच में क्या होगी, दूरी बढ़ती भी जाएगी। और ये दूरी कब तक बढ़ेगी, जब तक इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक स्थिति ऐसी है कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर, उस समय दोनों के बीच में क्या हुआ, अधिकतम दूरी पर होंगे, उसके बाद इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसके बाद क्या होगी, दूरी घटेगी। तो हम कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम एक्सटेंशन या अधिकतम दूरी पर क्या होगा, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर बेटा हम क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एट मैक्सिमम डिस्टेंस both particle have same velocity, दोनों पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, सेम है। अब आप होता है वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू होती है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब दोनों की v सेम है और ओमेगा भी सेम है और दोनों का a भी सेम, तो क्या होना चाहिए बेटा, x भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ पार्टिकल एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टिकल अब माध्य स्थिति से क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे, अगर ऐसा, क्योंकि v सेम, ओमेगा दोनों की सेम, मैं पहले कह रहा हूं, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि ओमेगा सेम है, a सेम है, और इस कंडीशन के लिए v भी सेम है, तो क्या होना चाहिए, x भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों पार्टिकलों की जो x है वो भी क्या होगी, सेम होगी, तो मतलब दोनों सेम दूरी पर होंगे। अब एक चीज देखो, इसके बाद फेजर आरेख से आपको थोड़ा सा समझाता हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से हम करते थे, क्लियर। अब बेटा यहां पर देखो, अगर मैं t इक्वल टू 0 पर बात करूं, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 1 कहां पर है, अंडर रूट 3a/2, तो t इक्वल टू 0 पर यहां पर कहीं यहां पर होगा, और अंडर रूट 3a/2, जैसे ये आपके अंडर रूट 3a/2 है,
तो साइन थीटा क्या होता है, ये एंगल आपका 60 होगा, है ना। ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल आपका 60 होगा, तो ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री। ये √3/2 क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 इंटू बाई ए, तो √3/2 कितना आ गया 60, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर। तो पार्टिकल 1 यहां पर है t इक्वल टू 0 पर, ठीक बेटा। और पार्टिकल अगर हम 2 की देखें तो पार्टिकल 2 कहां पर, मेन पोजीशन पर, इसकी वेलोसिटी क्या है, पीछे की ओर, तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन होगी ना, मेन पोजीशन पर, तो ये होगी, ये और ये इनमें से कौन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली, क्योंकि इस वेलोसिटी इधर है, ठीक है। तो ये पार्टिकल 2 है आपका, तो अब t इक्वल टू 0 पर ये वाला पार्टिकल यहां पर है। क्लियर बेटा। तो t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल 1 यहां पर, 2 यहां पर। अब दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 30, और ये कितना 90, दोनों के बीच में अब शुरू में कितना इनिशियल एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि दोनों पार्टिकल जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम दूरी पर होंगे, दोनों की मेन पोजीशन से दोनों की ये वाली दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब ये अधिकतम दूरी पर होगी तो ये वाली दूरी मेन पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब ये किस लाइन पर आएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएंगे, हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दो पार्टिकल अधिकतम दूरी पर होंगे, कब, जब वो समान आयाम से और समान ओमेगा से क्या कर रहे होंगे, एसएचएम कर रहे होंगे, तो वो एक क्षैतिज रेखा पर आएंगे। कहां पर आएंगे, क्षैतिज रेखा पर आएंगे। तो बेटा कहीं, तो अब मैंने कहा ये पार्टिकल 1 जितने ओमेगा से चल रहा है, जितने ओमेगा से चल रहा है, तो मैंने कहा t समय बाद जब ये अधिकतम दूरी पर होंगे, दोनों क्या होंगे, क्षैतिज रेखा पर, एक क्षैतिज रेखा पर होंगे, तो एक क्षैतिज, तो मैंने कहा अब ये यहां पर आ गया, ठीक है। जब ये यहां पर आए तो उस समय इनकी क्या दूरी मैक्सिमम। अब आपको पता है कि ये चल रहा है इधर, ये चल रहा है इधर, इनके बीच की जो दूरी है 120 डिग्री जो एंगल है, ये हमें इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, हमेशा 120 डिग्री ही रहेगा। ये एंगल ना तो कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता, तो चाहे किसी भी स्थिति पर हो। तो अब मैंने आपको बताया कि जब ये अधिकतम दूरी पर होंगे तो ये एक ही रेखा पर आएंगे, तो अब ये रेखा हो गई। तो बेटा अब ये एंगल कितना होगा कि जो x की दूरी यहां से इसकी, वही x की दूरी इसकी यहां से, तो ये तभी संभव है जब दोनों एक क्षैतिज रेखा पर हो। अब इनके बीच में इनिशियल एंगल कितना है 120, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री। इसी तरीके से यहां से इसको अगर मैं मिलाता हूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री। क्लियर बेटा। अब ये 60 और ये भी 60। अब जो पार्टिकल 1 पहले कहां था, यहां पर, अब पार्टिकल 1 कहां पर आ गया, यहां पर, 2 कहां पर था, यहां पर, अब कहां आ गया, यहां पर, तो ये t टाइम पर, t इक्वल टू t पर, ठीक है। तो पार्टिकल 2 कितना एंगल मूव करा 60 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं एंगल ट्रेवल कितना हो गया, ठीक है। हम बोलेंगे यहां पर क्या बेटा, एंगल ट्रेवल कितना हो गया, एंगल ट्रेवल हो गया कितना 60 डिग्री, π/3। अब आप बताइए एंगल क्या होता है ओमेगा टी, ओमेगा टी इक्वल टू क्या गया π/3, यहां से तो ओमेगा क्या होती है 2π/कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी इक्वल टू कितना आ गया π/3। तो स्मॉल टी कितना आ गया आपका, स्मॉल टी आ गया आपका पाई से, पाई कैंड से स्मॉल टी कितना हो गया आपका 2t/6 आ रहा है ना, t/6। इतने समय बाद क्या होंगे, दोनों पार्टिकल क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। इसको अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा ध्यान से देखो, ठीक है, और नोट करो इसे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमें एसएचएम करते हुए पार्टिकल की ऊर्जा निकालनी, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ठीक है, कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। अब बेटा यहां पर जो पार्टिकल है वो गति कर रहा है, तो गति, अगर कोई पार्टिकल गति करता है तो उसकी गति के कारण उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो एक तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी गति के कारण, ठीक है ना। और बेटा अब हमने पढ़ा हुआ कि एक होती है स्थितिज ऊर्जा, बट स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। कंजर्वेटिव फोर्स मींस संरक्षी बल, ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर एसएचएम करते हुए पार्टिकल पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तब तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हम डिफाइन करेंगे,
अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कर लग रहा तो हम इसकी स्थितिज ऊर्जा बता नहीं सकते, तब हम केवल इसकी गतिज ऊर्जा ही डिफाइन करेंगे। अब बेटा मैंने आपको जैसे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर कराया था, मैंने कहा था कि यदि किसी पार्टिकल पर 3 प्रकार के फोर्स लग रहे हैं तो उन फोर्स, तो वे फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। जैसे आपको ध्यान को पहला मैंने कहा था कि यदि किसी पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का लगने वाला फोर्स क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अगर कोई नियत मार का बल लग रहा है तो वो बल भी क्या होगा आपका, संरक्षी बल होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बल Fx i कैप, Fy j कैप और Fz k कैप की टर्म में हो, ठीक है, तो वो भी कौन सा होता है, संरक्षी बल होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर कोई फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल हो, है पूरी तरह से डिफरेंशियल हो, ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल हो, तो वो भी क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर बेटा हम यहाँ पर देखें तो अब अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो हमें पता है कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये कौन दिशा में लग रहा है, एक्स दिशा में, तो के एक्स आई के। तो बेटा ये वाला फोर्स तो अपना जो फोर्स की जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई कौन सी, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये तो ये वाला फोर्स इस वाली कैटेगरी के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर x वेरिएबल है और x का, ठीक है, ये फोर्स किसका फंक्शन है, x का i कैप वाले के साथ। अगर फोर्स y का फंक्शन है किसके साथ, j कैप वाले के साथ, और z फंक्शन है k कैप वाले के साथ, तो ऐसे फोर्स क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा ये कैसा फोर्स है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें पता है, तो हम कह सकते हैं कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है, करते हुए पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है, लगने वाला फोर्स कितना बेटा, वेक्टर F इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स आई कैप है। तो ये फोर्स कैसे नेचर का, कंजर्वेटिव, तो इसका नेचर क्या हो गया, इसका नेचर हो गया कैसा, कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस फोर्स के लिए क्या होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसके लिए, डिफाइन होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड। ठीक, तो इस फोर्स के लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल के पास क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालनी है, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा निकालनी, तो वो हम करते हुए इसकी स्थितिज ऊर्जा। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है बेटा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो मान लीजिए किसी डिस्टेंस x पर, यहाँ से मीन पोजीशन से f डिस्टेंस पर जाके मुझे क्या निकालनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो नियत मान का नहीं है, तो पहले क्या करूँगा, छोटा सा कार्य निकालूंगा, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किए गए कार्य निकालूंगा, छोटा सा, फिर उसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो बेटा यहाँ से मैंने x पे जाके dx एक छोटी सी दूरी ली है। अब आप बताओ कि वर्क का जो फॉर्मूला यू फाइनल कहाँ निकालनी है, यू एट एनी x डिस्टेंस, कहाँ से बेटा, ये डिस्टेंस कहाँ से मेरे लिए, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति से। ठीक है, माइनस यू इनिशियल। अब यू इनिशियल मैंने मान ली, यू इनिशियल कितनी यहाँ पे, यू नॉट या यू मीन पोजीशन कह लो। ठीक है, शुरुआत में यहाँ से हो गई, मुझे निकालनी यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ किसी x दूरी पर स्थिति क्या होगी, ux माइनस में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर, एट मीन पोजीशन, जो आपकी माध्य स्थिति है, इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय संरक्षी बल। तो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, क्योंकि fx dx, तो ठीक है f dx आ गया यहाँ पर। अब ये यहाँ पर बेटा ये आ गया, तो आप क्या आएगा, ux x दूरी पर स्थिति ऊर्जा माइनस में u मेन पोजीशन पर स्थिति ऊर्जा इक्वल टू क्या होगी, माइनस fx, f कितना बेटा आपका, ये वाला फोर्स कितना, माइनस kx dx। नेगेटिव क्यों है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो जब कोई कर एसएचएम करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स किधर है, पीछे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की ओर, तो f dx। तो एक्चुअल वर्क क्या होता है आपका,
इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर dx। तो यहाँ पे वेक्टर एफ कितना है के माइनस के एक्स इंटू एस, चलो के एक्स इंटू माइनस आई कैप नेगेटिव दिशा में, और dx किधर है आपका dx प्लस आई कैप। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया माइनस के एक्स dx आई डॉट आई कितना होता है 1। तो इस कारण यहाँ पे क्या है लिया गया है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना 180 एफ dx cos थीटा, एफ dx cos थीटा, एफ कितना आपका माइनस के एक्स, एफ कितना के एक्स और dx आपका थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, तो माइनस के एक्स dx। ठीक है, लिमिट कहां से लेंगे बेटा इनिशियल पोजीशन, तो x में से कितना बेटा 0। ठीक है, अगर ये दूरी मैं यहां पे लेता मीन पोजीशन पर तो x वैल्यू क्या होती है 0, और किसी x दूरी पर x तो लिमिट क्या होगी 0 से x। ठीक है, तो u पोटेंशियल एनर्जी एट एनी x माइनस में पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इक्वल टू क्या होगा माइनस बाहर निकालो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये के बाहर और अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिमिट 0 से x। तो ux माइनस में u एट मीन पोजीशन इक्वल टू कितना बेटा, अब इसका एडिशन आप जान लो क्या हुआ k, x का एडिशन क्या हुआ x स्क्वायर बाई तो कितना आ गया हाफ k x स्क्वायर। तो किसी x दूरी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैसे एसएचएम करते हुए पिंड कण की जो स्थितिज ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी x दूरी पर, वो कितनी होगी बेटा हाफ प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ठीक है, ये होगा असली फॉर्मूला ये है, क्योंकि आप पता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो भी सकती है और नहीं हो सकती, क्योंकि आरंभिक स्थिति ऊर्जा मानी जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी m द्रव्यमान के पिंड को h ऊंचाई पर लेके जा रहा हूं तो आप कहते हो इस जगह कितने होगा mgh। ये हमेशा mgh जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि जहां से मैं ले गया धरती पर स्थिति ऊर्जा 10 जूल है और h ऊंचाई पर ले जाने में कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 प्लस mgh। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्थिति ऊर्जा आपको दी हुई है मीन पोजीशन की तो वो भी आपको ऐड करनी नहीं थी। और सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः बेटा जो मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वो जनरली क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो क्या लेनी, तो आपको क्या मानिए 0, अगर दी हुई है तो मानिए, अगर नहीं दी हुई तो आपको कितनी मानिए मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0। तो बेटा अगर तो x दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी फिर आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब है, जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया कि मीन पोजीशन पर एनर्जी कितनी लेनी है। अगर मीन पोजीशन पर एनर्जी डिफाइन की हुई है क्वेश्चन के अंदर तो आपकी क्या होगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी है मीन पोजीशन। तो ये सारा कुछ आप नोट कीजिए। हाँ बेटा जैसे मैं बता कि ठीक है किसी x तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन पर जो होगी वो हम लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो 0 मानते हैं। ठीक है ना, अब बेटा जैसे आप बता कि जो ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका k बाई m। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी m ओमेगा स्क्वायर। तो आप इस तरह ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू क्या होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एक आप कहिए इस तरह लिख सकते हो। अब बेटा अगर ये तो है u एट ए फंक्शन ऑफ x, अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी मेट्स क्या है u एट ए फंक्शन ऑफ टाइम के बीच में। ठीक है, टाइम के पद में बताओ समय के पद में। तो बेटा आप पता है जो एसएचएम करते हुए पार्टिकल का किसी समय t पर विस्थापन क्या हुआ a sin ओमेगा t प्लस फाइनल। ठीक है, फाइनल क्या होता है आर्बिट्रल कोण। तो यहां से किसी टाइम t पर अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी जगह क्या होगी देखते हैं यहाँ पे वैल्यू हाफ के एक्स की जगह क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर क्या हुआ a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, तो ये आ गई प्लस में अगर पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे दिए तो वो लेंगे। ठीक है, तो ये आ गई सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थिति ऊर्जा किसके पद में बेटा समय के पद में। ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिए। हाँ बेटा अब हम एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। स्थिति ऊर्जा तो निकाल चुके, स्थिति ऊर्जा क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन
पोजीशन। अगर कुछ नहीं दिया तो मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी बेटा हम कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, गतिज निकालनी है। अब आपको पता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ई के, ठीक है, वो क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना। अब एच आप होता है एसएचएम करते हो पार्टिकल का वेग क्या होता है, v इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये एसएचएम करते हुए पार्टिकल क्या वेलोसिटी है। तो यहां से अगर v स्क्वायर को रखें तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई एसएचएम करते हुए पार्टिकल की, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना बेटा, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है, एक तो ये आ गया, आपको पता है कि जो k इक्वल टू होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होती है आपकी, ओमेगा स्क्वायर होता है k बाई m। तो यहां से m तो दिस इंप्लाइड m ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया आपका k के इक्वल। तो अगर मैं इसे वैल्यू पुट कर दूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ k ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे ये काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म में निकालनी है, मुझे निकालनी है टाइम के पर में। ये किसके फंक्शन है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है यू के कह लो इसको, यू के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, या ई कह लो, ई के कह लो, ई के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। अब मान लीजिए मुझे ई के एज ए फंक्शन ऑफ टी में निकालनी है। तो अब आपको पता है कि एज एक्स इक्वल टू क्या बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूं तो आपकी ई के काइनेटिक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगी बेटा, कितने आगे देखो, हाफ के ब्रैकेट यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। आगे नहीं आएगा। तो यहां से E के कितने आ गए, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितने आ गए, हाफ के ए स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, कितना आ गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर। अब आपको पता कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कह सकते हो कि E के क्या है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितने आ गए, हाफ के ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ये क्या काइनेटिक एनर्जी किसकी, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी समय के पर में। ठीक है, टाइम की फॉर्म में इस तरीके से आ गई। यहां तक आप नोट करें। ठीक है बेटा, इसे नोट करें अच्छी तरीके से। अब हम इसकी कुल ऊर्जा निकालते हैं ना, यहां तक आप नोट करो। हाँ बेटा, आगे नेक्स्ट हम, ठीक है, टोटल एनर्जी निकालते हैं एसएचएम करते पार्टिकल की। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, एसएचएम करते पार्टिकल क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, आपने पढ़ी है हाफ के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो क्या है टोटल एनर्जी, तो यू टोटल कह सकते हो आप, यू टोटल। तो यू टोटल कितने आ गए, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखता हूं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन। तो यू टोटल कितने हो गए आपकी, तो यू टोटल आपके हो गए हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर से, तो हाफ के ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन। तो एसएचएम करते पार्टिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, जनरली कुछ नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन क्या लेते हैं हम, 0। तो ये चीज 0 ले तो आप यू टोटल कितने आ गए, यू टोटल आपको कितने पोटेंशियल एनर्जी कितने हो गए, हाफ के ए स्क्वायर। अब ये तो ए भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, तो पूरी वाली कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गई, ये कांस्टेंट आ गई। तो इसका मतलब एसएचएम करते हुए पार्टिकल की कुल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कहीं पर काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी तो उस समय कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। अगर इसका उल्टा, अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। बट दोनों एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा और वो कितना रहेगा, हाफ के ए स्क्वायर रहेगा। यहां तक आप नोट कीजिए। हाँ जी, अब हम थोड़ा सा ग्राफ पर चर्चा कर लेते हैं कि एसएचएफ करते हुए पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन के मध्य कैसा ग्राफ बनेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट पर कैसा ग्राफ होगा। और दूसरा कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट एक्स के मध्य कैसा ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमें गतिज ऊर्जा और विस्थापन और स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन का ग्राफ बनाना। तो पहला हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा वर्सेस एक्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ। ठीक है, तो बेटा आप देखो ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो अभी मैं मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेता हूं, अगर ये वैल्यू मैं क्या लेता हूं, जीरो। ठीक है, अगर ये मैं जीरो मानता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ये द्विघाती समीकरण है। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, अगर एक पावर जैसे आप ग्राफ बनाना पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की पावर कितनी है, 1। ठीक है, और जिसके दूसरा क्या एक्स, इसकी पावर कितनी है, 2। तो इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो बेटा ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, परवलय का ग्राफ होगा। और परवलय का ग्राफ में मैंने आपको बताया कि जिधर पावर 1 होती है, ठीक है, उधर मुंह खुलता है। इधर पावर 1 होती है उधर, तो यहाँ पर पावर 1 किधर है, पोटेंशियल एनर्जी की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे मुंह किधर खुलेगा, पोटेंशियल एनर्जी की ओर ग्राफ पैराबोला का। और यहाँ पर कुछ दिया नहीं है क्योंकि मीन पोजीशन में पोटेंशियल क्या लिया आपने, 0, तो इसलिए 0 ले ली। तो इसके साथ जो प्लस में है इस टर्म के साथ क्वाड्रेटिक साइड, यहाँ पे क्या कांस्टेंट 0 मानेंगे, तो कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, तो इसलिए ऑरिजिन से तो ये वाला ग्राफ कैसा होगा, मुंह की तरफ खुलेगा पैराबोला का पोटेंशियल एनर्जी की, तो पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्स पॉजिटिव एक्सिस की ओर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, ये वाला ग्राफ होगा बेटा। अब आपको बता कि x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए अगर मैं रखता हूं तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम कितने, हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स इक्वल कितनी है, माइनस ए। इस तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्स इक्वल क्या, प्लस ए, तो यहाँ पे कितने होंगे, हाफ के ए स्क्वायर। और मीन पोजीशन में कितने हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्स इक्वल 0। तो इस तरह का ग्राफ होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के मध्य जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, नोट कीजिए। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ। अब देखो ये वाला ग्राफ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली टर्म है, तो अब यहाँ पर पहले तो ये अंदाजा लगाते हैं कि ये क्या होगा। अब मैं कहूँगा बेटा इसका ग्राफ कैसे बनाया, इसे मैंने आपको तरीका बताया, अगर हाफ के ए स्क्वायर 2 नहीं होता, अगर के ए स्क्वायर 2 नहीं होता, इसको मैं बंद कर लेता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नेगेटिव को इधर ले जाते, तो आपकी तो यहाँ पे जो तो काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव एक्सिस के अलाउंग क्या होता, पैराबोला का मुंह खुलता। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना ले रहा हूं, इधर। ठीक है, और एक्स में कितना ले रहा हूं, इधर। तो बेटा अब इस पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव एक्सिस का, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक को मैं पॉइंट लूंगा तो नेगेटिव में ले जाऊंगा यहाँ पे, है ना। अगर ये नहीं होता तो मुंह इधर खुलता, तो ये माइनस एक्सिस का होता। तो इसका मतलब एक थोड़ा सा आइडिया लगा कि मुंह तो ऐसे खुलेगा नीचे की ओर, बट ये है, तो इसलिए इसकी जो ग्राफ अगर ये नहीं होता तो ग्राफ की स्टार्ट का मुंह ऑरिजिन से, मुंह बिंदु से, बट ये है, ये कैसे वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए स्टार्टिंग कहां से होगी, कुछ पॉजिटिव टर्म्स होगी, तो इसका मुंह तो ऐसे खुलेगा बट कुछ पॉजिटिव। तो मैंने कहा ये है हाफ के ए स्क्वायर वैल्यू। तो अब आप ग्राफ कैसे होगा, पैराबोलाकार होगा, बट मुंह किधर खुलेगा, इस तरीके से, है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी, तो इस तरीके से। तो इसका ग्राफ में कैसा होगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितना है, माइनस ए, और यहाँ पे कितना, सॉरी प्लस ए, और यहाँ पे कितना है, माइनस ए, और यहाँ पे पुट x की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे कितनी होगी, ये कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर। ये क्या आपकी के ई मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस विस्थापन एक्स के मध्य ग्राफ इस तरह का होगा। ठीक है, और बढ़ता हुआ पानी और उड़ता हुआ पानी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये ग्राफ के बारे में मैंने क्वाड्रेटिक बारे में आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको ग्राफ का दे दिया। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेंगे, नोट कीजिए इन्हें। हाँ बेटा, इसी ग्राफ में अगर मीन पोजीशन 0 नहीं होती तो ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है ना। तो ये कहां से स्टार्टिंग होती है, मीन पोजीशन से,
और इस तरीके का बनता कम, अगर ठीक है ना, इस तरीके का बनता है ग्राफ उस समय। स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है ना, इस तरीके का बनता है ये वाला ग्राफ, ठीक। अगर ये u0 हो तो ये आपको नहीं लिखना चाहिए u0, ठीक है। तो अगर ये